जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सेट में कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे। किन किन परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का ये लेक्चर? तो बता दें कि ये लेक्चर आपके जो भी परीक्षा आप देने वाले हैं और उसमें अगर खोटा आपको सिलेबस दे रखा है तो वहाँ पे आपको ये काम आने वाला है ये सेट। तो मान के चलिए कि सभी के लिए वीडियो लेक्चर जो वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीजीएल के विद्यार्थी हों, चाहे वो सहायक आचार्य के हों, चाहे वो झारखंड पुलिस है, उत्पाद सिपाही है या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं और उसमें खोटा भाषा से प्रश्न अगर आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछे जा रहे हैं तो या आप इतना मान के चले कि यहाँ से सवाल आपसे जो वो जरूर पूछा जाएगा और देखने को मिलेगा भी। शुरुआत करते हैं सेशन की। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि धरती के देवता बिरसा भगवान के रचनाकार के नाम बतावा। तो धरती के देवता बिरसा भगवान के रचनाकार, यह रचना का नाम है और इस रचना के रचनाकार का नाम है धनपत महतो गणपति। गणपति इनका उपनाम है, याद रखिएगा। धनपत महतो गणपति के द्वारा इस रचना को रचा गया है। बाकी के भी जितने भी साहित्यकार हैं, इन साहित्यकारों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। चाहे वो श्रीनिवास पानुरी जी की बात करें या चतुर्भुज साहू की बात करें या विनोद कुमार की बात करें, पानुरी जी की कई ऐसी रचनाएं हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चाहे वो कुछ नाटक हो या अन्य जो भी रचनाएं हैं, वहां से सवाल तो पूछा ही जाता है। जैसे कि चाबी काठी एक नाटक है, उद्भासल कर्ण नाटक है। रचनाएं तो ढेर सारे हैं पानुरी जी की, लेकिन कुछ ऐसे पॉपुलर रचनाएं हैं जो कि आपको पढ़ना भी होता है। ठीक उसी प्रकार से एक आपने रचना पढ़ा होगा दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा। ये चतुर्भुज साहू जी के द्वारा लिखी गई एक यात्रा वृत्तांत का नाम है ना। तो उस यात्रा वृत्तांत के बारे में भी पूछा जाता है कई बार कि दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा वृत्तांत के रचनाकार के लागत। तो चतुर्भुज साहू से संबंधित यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से विनोद कुमार जी की भी रचना सोंध माटी आपने जरूर पढ़ा होगा। सोंध माटी जो कि एक पॉपुलर रचना है इनकी, तो याद रखिएगा वह कविता और कहानी ये दोनों का संग्रह है। हालांकि इसका एक और नाम आया है धोवैयक धमक। धोवैयक धमक के नाम से एक और रचना इनका जो वो आया हुआ है, नया पुस्तक आया हुआ है धोवैयक धमक के नाम से। इसमें क्या है? तो इसमें कहानी भी है, कविता भी है और फिर निबंध भी है। तो पहले क्या था कि पहले जो सोंध माटी पुस्तक था उसमें कहानी और कविता का संग्रह था। 10 कहानी और 31 कविताओं का संग्रह था। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसी पुस्तक को अपडेट करते हुए एक नया पुस्तक आता है बाजार में। उसमें से कहानियों की संख्या भी बढ़ती है, कुछ कविताओं को भी एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है और उसमें कुछ निबंधों को भी ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि सवाल में आपसे पूछ लिया जाए कि धोवैयक धमक केकर लिखल रचना लागे, तो विनोद कुमार जी की रचना है जिसमें से कहानी, कविता और निबंधों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि खोठाएं कौन मूर्धन्य ध्वनि के उच्चारण नाय है? खोठा में किस मूर्धन्य ध्वनि या वर्ण का उच्चारण जो वो नहीं किया जाता है? तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि मूर्धन्य ध्वनि या मूर्धन्य वर्ण है कौन कौन से, है ना। आपने पढ़ा होगा क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो क ख ग घ जो भी है, ये कहाँ से इसका उच्चारण होता है? तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। ये आपने पढ़ा होगा। च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी, है ना, ये सभी कहाँ से उच्चारण होता है? तो ये तालव्य से होता है। इसको तालु भी कहा जाता है, इसका उच्चारण तालु से होता है। फिर ट ठ की बात करें, ट ठ ड ढ मूर्धन्य। ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है या मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है ना। और त थ द ध दंत्य न, त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये सभी का उच्चारण जो होता है वो दंत्य से होता है। ठीक उसी प्रकार से प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो कई बार यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है कि किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से किया जाता है ना। तो ऐसे सवाल भी आपसे कई बार जो वो पूछे जाते हैं। तो मूर्धन्य ध्वनि तो आपको पता चल गया कि ट ठ ड ढ मूर्धन्य। लेकिन मूर्धन्य में केवल यही नहीं आता है, मूर्धन्य श भी इसको पढ़ा जाता है ना। स एक मूर्धन्य न हो गया और एक मूर्धन्य स
स हो गया। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो मूर्धन्य न का भी प्रयोग और मूर्धन्य श, ये दोनों का प्रयोग खोठा में नहीं किया जाता है। बाकी के ट, ठ, ड ये तीनों का उच्चारण और तीनों का उपयोग तो खोठा में किया जाता है, लेकिन मूर्धन्य न के जगह पे एक न दंत न का प्रयोग होता है और मूर्धन्य श और तालव्य श ये दोनों स के बदले केवल एक स का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है कि यहां से सवाल कई बार जो वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूर्धन्य श का प्रयोग जो वो खोठा में नहीं होता। हो सकता है कि मूर्धन्य यहाँ पे न का भी लिखा जा सकता था। दामोदरे कोराएं कैसन रचना लागे या कैसन काव्य लागे? तो दामोदरे कोराएं ये आपको पता होगा, है ना। दामोदरे कोराएं की अगर बात करें तो ये शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखी गई एक खंड काव्य है ना, जो कि काफी चर्चित खंड काव्यों में से माना जाता है। इसमें से कुल 6 सर्ग है। सर्ग यानी खंड जिसको कहा जाता है। तो किसी भी खंड काव्य या प्रबंध काव्य को अलग अलग खंडों में विभाजित किया जाता है। तो कुछ प्रबंध काव्य में देखते होंगे कि 6 खंड है, किसी में 9 है, किसी में 11 है। इस प्रकार से अलग अलग खंड काव्य में अलग अलग आपको खंड देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि कौन वर्ण के व्यवहार खोठाएं नाय है, यानी किन वर्णों का व्यवहार खोठा में नहीं किया जाता है। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण और प्रयोग तो किया ही जाता है, इन सभी वर्णों का भी उपयोग किया जाता है खोठा में और इनका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात करें इन सभी वर्णों का, तो इनका उपयोग खोठा में नहीं किया जाता है। जैसे कि अंगा के जगह पे तो इसका तो उपयोग ही नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इस न के बदले में एक न का प्रयोग होता है, इस छ के बदले में ये छ का प्रयोग होता है और स के बदले में ये स का प्रयोग होता है। तो ये सभी के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि खोठा भाषा के बोलवैयक संख्या 68 है, यानी खोठा भाषा के बोलने वाले लगभग कितनी संख्या में हो सकते हैं लोग। तो झारखंड में अगर हम लोग बात करें कि खोठा बोलने वाले लोगों की जनसंख्या कुल कितनी है, यहाँ से भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें झारखंड के 24 जिले में लगभग 16 जिलों में जो वो खोठा का भरपूर मात्रा में खोठा को जो वो बोलने वाले लोग रहते हैं। अब इसमें संख्या कितनी होंगी, तो जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक, ये एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ से अधिक लोग जो वो झारखंड में खोठा भाषी लोग रहते हैं, या तो फिर खोठा भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, या तो कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में खोठा भाषा का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है कि यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो कहीं पे आपको 31,000 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, कई जगह पे 46,000 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, तो कई जगह पे आपको 34,000 वर्ग किलोमीटर भी लिखा हुआ दिखेगा, तो कहीं पे 48,000 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा लिखा हुआ। तो अगर देखा जाए तो सभी अलग अलग साहित्यकारों ने अपना अलग अलग विचार दिया है इसमें। कुछ साहित्यकारों का कहना है कि 31,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग खोठा बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 46,000 वर्ग किलोमीटर में खोठा बोला जाता है। तो ये अलग अलग मापदंड है, ये आप अलग अलग अपना विचार है, अपना अपना मत है साहित्यकारों का, तो ये देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि द्वितीय राजभाषा व क्षेत्रीय भाषा के रूप में केकरा मान्यता मिलल है। द्वितीय राजभाषा, झारखंड की द्वितीय राजभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोठा को जो वो मान्यता मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, खोठा जो वो झारखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में इसका नाम आता है। खोठा ही नहीं, खोठा के साथ साथ में अन्य लगभग 12 अन्य जनजातीय भाषाओं का भी इसमें नाम आता है ना। जनजातीय और सदानी भाषा, ये दोनों भाषाओं को इसमें ऐड किया जाता है। तो खोठा के साथ साथ में 12 अन्य भाषाओं को भी देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। और ये संख्या बढ़ता घटता रहता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, डिंडक डोमानी काव्य में कितना खंड है। डिंडक डोमानी, सबसे पहले तो आपको याद रखना यह एक खंड काव्य है, और इस खंड काव्य को लिखा किसने है, तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा इस खंड काव्य को लिखा गया है।
इस खंड काव्य में कुल कितने खंड हैं? खंड या तो फिर सर्ग भी लिखा जाता है ना, कि कुल कितने सर्ग हैं? तो याद रखिएगा इसमें से कुल सर्गों की संख्या 6 है, जिसमें से आप पढ़े होंगे डिंडा, सपून, पोहा, खांधार, है ना, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दामोदरी कोराय में सरंची कमल, ये सब आपने पढ़ा होगा। राजबाय तो वहां पे आपने 6 खंड को पढ़ा होगा और यहाँ पे भी आपने 6 खंडों को पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सदानी भाषा कर माने बतावा। सदानी भाषा मतलब क्या है? जो सदानों की भाषा है, जो सदान की भाषा है। अब सदान यहाँ पे कौन होगा? पहला सवाल ये उठता है कि सदानों की भाषा, तो आपने बोल दिया कि सदानों की भाषा को सदानी भाषा कहा जाता है, लेकिन आखिर में सदान है कौन? तो कहते हैं कि झारखंड में रहने वाले गैर जनजातीय, जो झारखंड में रह रहे लेकिन वो गैर जनजाति हैं, उनको क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। तो याद रखिएगा सदानों की भाषा को सदानी भाषा कहा जाता है। अब सदानी भाषा में भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि सदानी में कौन कौन सी भाषाएं आती है। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, संथाली, जो भी है 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नहीं रहेगा और 3 रहेगा। या तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सा एक सदानी भाषा है या कौन सी एक सदानी भाषा नहीं है। यहां से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि सदानी भाषा नाय लागे। देखिए अगला सवाल भी वही पूछा गया कि इनमें से कौन सी सदानी भाषा नहीं है। तो खोटा तो है, कुरमाली है और नागपुरी है। इसके अलावे एक और है पंचपरगनिया, है ना, पंचपरगनिया, ये सभी जो वो सदानी भाषा कहलाती है। बाकी के संथाली की अगर बात करें तो यह जनजातीय भाषाओं की के श्रेणी में आता है, जो कि संथाल जनजातियों की ये अपनी भाषा है, जिसे संथाली कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनकी लिपि भी कई बार सवाल में पूछा जाता है कि संथाली भाषा की लिपि क्या है, लिपि के रचने वाले कौन है, रचवैया कौन है, कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि आन भाषक अघोष बरने शब्द के खोटे सघोष बने पटतूल लागे। अब यहाँ पे सवालों को आपको समझना होगा। हो सकता है कि सवाल थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन अगर सवाल को आप समझ लेंगे तो यहाँ पे 3-4 कंसेप्ट आपको पढ़ने के लिए पढ़े होंगे। अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये कुछ कंसेप्ट है, ये आपने याद रखा होगा, तो आप आसानी से सारी चीजें आप बना पाएंगे। कहते हैं कि किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को, है ना, किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है ना। किसी भी वर्ग के, जैसे क वर्ग का पहला और दूसरा, क और ख, ये 2 जो वर्ण है या ध्वनि है, इनको क्या कहा जाता है? अघोष कहा जाता है। जबकि बाकी के तीसरा, चौथा और पांचवा, ग, घ और अंग, ये तीनों जो है वो क्या है? घोष है ना। तो इनको घोष ध्वनि कहा जाता है, इसको अघोष ध्वनि कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि आन भाषक अघोष बरनेक शब्द के खोटे सघोष बनेक पटतूल लागे। अब देखिए साग, तो साग आपने पढ़ा होगा कि साक इसे कहा जाता है ना, साक कहा जाता है। क से बना हुआ है साग, क से ग में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए पहले ये क्या था? अघोष था, लेकिन अघोष से इसका क्या हुआ है? घोषीकरण हुआ है और ये घोष के रूप में बदला हुआ है। ठीक उसी प्रकार से भगत नहीं होता है, भक्त होता है। क्या होता है? भक्त होता है। भक्त के जगह पे ये भगत हो गया है। क्लियर हो गया? तो क के जगह पे ग में परिवर्तित हुआ है। तो याद रखिएगा ये दोनों जो वो क्या है? घोष ध्वनि है। तो किससे परिवर्तित हुआ है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो याद रखेंगे ये क्या है? घोष ध्वनियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि कौन खोटा महाप्राण ध्वनि है? कौन से खोटा का महाप्राण ध्वनि है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये जितने भी है ना, ये जितने भी ध्वनि है या जितने भी है ये सभी क्या है? महाप्राण ध्वनि है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वजन के खोठाए लिखल जेते।
वजन को खोटा में किस तरह से लिखा जाता है? तो वह अगर शुरुआत में होता है तो या तो फिर ब में परिवर्तित हो जाता है या तो फिर ओ के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि वकील जो है वो ओकिल हो जाता है ना, वकील को ओकिल लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से वजन को ओजन लिखा जाता है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अच्छा देखिए दोनों दिया हुआ है, ओजन भी दिया हुआ है और वजन भी दिया हुआ है। तो हालांकि ज्यादा अच्छा आंसर होगा वो ए होगा, लेकिन जब दोनों इस प्रकार से ऑप्शन दिया हो और दोनों ऑप्शन लिखा हो तो फिर आप आंसर कर लीजिएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। खोटे आन भाषा घोष वर्ण से बनल शब्द अघोष वर्णे बदले है एकर उदाहरण लागे। यानी इनमें से कौन से है ना, कौन कौन से शब्द हैं जो कि घोष वर्ण से अघोष बना हुआ है। जैसे कि खूबसूरत, अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तभी आप इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अगर हम आप यहाँ पे लिखेंगे खूबसूरत तो ब जो वो क्या है, प फ ब भ। आप समझिए इन चीज़ों को अच्छे से, आप एक बार समझ लेंगे कंसेप्ट से तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। प फ ब भ म, ब होता है खूबसूरत, खूबसूरत से बदला हुआ रूप है खोटा में खबसूरत। तो ब से क्या हुआ, प में बदल गया। तो हम बोले कि तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो है वो तीनों क्या है, घोष ध्वनि है। और घोष ध्वनि से किसमें बदल रहा है, ब से किसमें बदल गया, प में बदल गया। यानी घोष से क्या हुआ, अघोष में बदल रहा है। घोष से क्या है, अघोष में बदल रहा है। तो इस प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, खूबसूरत से हो गया खबसूरत, मदद से होता है मदद, है ना, मदद यानी द से क्या हुआ, त में परिवर्तित हो गया। तो त था द, फिर ये द जो वो घोष ध्वनि है और घोष से अघोष में बदल गया। खराब लिखा जाता है क्या, खराब, और खराब का ही रूप बदला हुआ रूप है खराब। तो याद रखिएगा यहाँ पे भी ब से क्या है, किसमें परिवर्तित हो रहा है, प में आ रहा है परिवर्तित होकर के। तो यहाँ भी क्या है, घोष से अघोष में इसका जो वो परिवर्तित हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि सप्तऋषि तारा के कहल जाए। सप्तऋषि तारा को क्या कहा जाता है, तो सततरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सततरवा। सात घर वाला को क्या कहा जाता है, सतघरवा। आपने पढ़ा होगा सात घर वाले को सतघरवा कहा जाता है, जिसमें 7 घर बना हुआ होता है। कई बार आपने बचपन में खेला होगा कि इस प्रकार से 7 घर बना करके उसमें 4-4 आपने गोटी डाल करके खेला होगा, है ना, दोनों साइड बना हुआ होता है। तो इसको कहा जाता था सतघरवा, है ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि यज्ञ के खोठाए उखरवल जा है। तो यज्ञ को य जो वो ज में बदल जाता है ना, य जो वो ज में बदल जाता है, जग बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि ज्ञान, अगर ज्ञान लिखा है तो ज्ञान को क्या पढ़ते हैं, ज्ञान या तो फिर ज्ञान, इस तरह से लिखा जाता है, या तो फिर ज्ञान इस तरह से अंतस्तया भी लिखा जाता है, ज्ञान इस तरह से हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है कि शूलक साय के रचनाकार केहत। शूलक साय के रचनाकार कौन है, तो यह एक खंड काव्य है और इस खंड काव्य को लिखा है विश्वनाथ नागर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सिखरिया खोठा के क्षेत्र लागे। सिखरिया खोठा का क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में सिखरिया खोठा जो वो बोला जाता है। तो सिखरिया खोठा की बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, सिखरिया खोठा को खास पैलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खास पैलिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है कि दरअसल खास पैलिया जो नाम दिया गया है वो पहला शब्द से आया हुआ है। और पहला क्या होता है ये भी हम आपको बता दें, ये चावल वगैरह मापने के लिए एक मापन युक्ति है जिसे पहला कहा जाता है। घर में आपने देखा होगा कि दादी या माँ जो वो चावल जो नापती है वो पहला से ही माप करके डेली खाना बनाती हैं। तो मापन की एक युक्ति है जिसे पहला कहा जाता है, यहीं से कंसेप्ट जो वो आया हुआ है। और ये
कहीं पे 18 छटाक का होता है, कहीं पे 22 छटाक का होता है। ये अलग अलग माप का जो वो पहला देखने को मिलता है। कहीं पे 900 ग्राम का होता है, कहीं पे आप देखते होंगे 1 केजी का पहला होता है। तो ये अलग अलग मापन युक्ति के साथ में ये होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सिखरिया या खास पलिया, ये जो बोला जाता है ये बोकारो जिला के क्षेत्र में ज्यादातर यह खोटा का क्षेत्रीय रूप देखने को मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि खोटा का क्षेत्रीय रूप मतलब क्या है। दरअसल होता क्या है कि जब आप देखते होंगे, हालांकि पुराने जमाने में कहावत था, है ना, कि इतना कोस में बढ़ जाने के बाद में पानी बदल जाता है, उसका भाषा बदल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर ये क्षेत्र में खोटा भाषा का उच्चारण दूसरे तरह से हो रहा है तो हो सकता है कि इधर का उच्चारण बदल गया है, फिर इधर का अगर कहीं उच्चारण आप देखेंगे तो अलग उच्चारण देखने को मिलेगा। बोल ये भी रहे खोटा, ए वाला भी खोटा बोल रहा है, बी भी बोल रहा है और सी भी बोल रहा है, लेकिन तीनों के उच्चारण में अलग अलग उच्चारण देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्षेत्र के आधार पे खोटा का वर्गीकरण किया गया है। हालांकि अभी तक विद्वानों ने, जो खोटा साहित्यकारों ने, जो पुराने विद्वान हैं खोटा के, उन्होंने 6 रूपों में इसको बांटा है। हालांकि इसके अलावे और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि खोटा को बांटा गया है क्षेत्रीय आधारों पे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जिसमें से कौन कौन से नाम है, तो एक बार नाम बता देते हैं। जिसमें से आता है सिखरिया, आपने पढ़ा होगा, फिर जिसको खास पलिया कहा जाता है, फिर एक गोलवारी है जो कि गोला रामगढ़ के क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक रामगढ़िया है, रामगढ़ पतरातू साइड बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक है पार नदिया जो कि दामोदर नदी के उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें से आपका आता है मांडू बोलते हैं, कोडरमा वगैरह हो गया, जितना भी क्षेत्र इधर आता है, बरही बरकट्ठा वगैरह, इधर जो भी है, चतरा वगैरह आ गया, जिला गिरिडीह जिला आ जाता है। तो दामोदर नदी के उत्तरी साइड में जो भी लोग रहते हैं वो सभी पार नदी या खोटा बोलते हैं। उनके उच्चारण में एक रूपता देखने को मिलता है जो भी दामोदर नदी के उत्तर साइड है। ठीक उसी प्रकार से खोटा का नाम है, क्षेत्रीय विशेष पे बांटा गया है, उसका नाम है देशवाली। देशवाली ये पतरातू पार करके बड़का गांव से लेकर के लगभग पलामू के आखिरी सीमा तक अगर देखा जाए, जो कि गढ़वा वगैरह क्षेत्र में भी आ जाता है थोड़ा बहुत, वहां पे उत्तर में कुछ मगही वगैरह का प्रभाव देखने को मिलता है और कुछ कुछ भोजपुरी का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो उधर क्या है कि ये सभी पलामू साइड जो बोला जाता है वो देशवाली खोटा बोला जाता है। ठीक है, और एक है संथाल परगनिया। संथाल परगना यानी संथाल परगना में बोली जाने वाली, जिसमें से अंगिका का प्रभाव देखने को मिलता है ना। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। यहां से हो सकता है कि कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना है। जैनामोड़, बोकारो, बेरमो, चंदन कियारी, ये सभी क्षेत्रों में जो बोला जाता है वो सिखरिया खोटा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। तुम उनकी सेवा करता, हिंदी वाक्य ले कर्ता के खोटा क्रिया रूप की हते। तुम उनकी सेवा करता, तो खोटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तोय उनखर, क्योंकि उनकी थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से बात किया गया है। तुम उनकी सेवा करता यानी तोय उनखर या तोय ओकर सेवा करतलें, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेवा करता, कर्ता की जगह पे क्या हो जाएगा, करतलें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तोय उनखर या ओकर सेवा शुश्रूषा करतलें। तो ये खोटा रूप होगा अगर इसको हम लोग खोटा में इसका उच्च बदलेंगे तो। अगला सवाल है कि उ जाय छै, खोटा ऐसा रूप भेटा है, उ जाय छै। ये सब छै सब का उच्चारण कहाँ पे देखने को मिलता है, ये संथाल परगनिया खोटा में देखने को आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संथाल परगनिया खोटा में ऐसे उच्चारण जो वो देखने को मिलता है या ऐसा रूप आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि खोटा देशवाली रूप भेंटा है। खोटा देशवाली रूप कहाँ बोला जाता है। देशवाली तो थोड़ी देर पर चर्चा किए थे हम कि पतरातू बड़का गांव से लेकर के पलामू पूरा गढ़वा तक जो बोला जाता है, पलामू साइड, ये सभी क्या बोला जाता है, देशवाली खोटा बोला जाता है ना। देशवाली खोटा का क्षेत्रीय रूप देखने को मिलता है। शूलक साय कैसा काव्य है, तो यह एक खंड काव्य है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पकड़ल धरल बैसल उठल शब्द ल की हके, यहाँ पे ल जो वो क्या है, तो ये सभी जो वो भूतकाल बोधक प्रत्यय है। क्या है, ये सभी भूतकाल बोधक प्रत्यय है जो कि अंत में ल जुड़ा हुआ एक प्रत्यय के रूप में। और किस रूप में जुड़ा हुआ है, भूतकाल बोधक प्रत्यय के रूप में। जैसे कि पकड़ल, बैसल मतलब बैठा, यहाँ पे आ रहा बैठा मतलब बैठा था, पहले भूतकाल बोधक प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे। तो ल, जैसे पकड़ल मतलब पकड़ा था, धरल, तो ये सभी क्या है, भूतकाल बोधक प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तातल, लहकल, पाकल में भूतकालिक प्रत्यय लागल है, तो यहाँ पे ल प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि तातल, लहकल, पाकल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ऊंचा घाट के खोठाएं की कहल जाए, तो ऊंचा घाट को खोठा में घूटू कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, घूटू। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सलसंत केकर उन्नार्थक लागे, तो हुलमाइल का उन्नार्थक शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोठाएं भूतकालिक प्रत्यय लगाए के क्रिया शब्द के बनवल जा है। खोठाएं भूतकालिक प्रत्यय लगाए के क्रिया शब्द से बनवल जा है, तो ये सभी क्या बनाया जाता है, विशेषणवाची शब्द बनाया जाता है ना। अभी बहुत सारे सवाल इस तरह से देखे हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे तातल, लहकल, पाकल, ये सभी क्या है, विशेषणवाची ही तो शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। घाघ माने हव है, बूढ़ा घाघ, ये आपने पढ़ा होगा है ना। तो घाघ का मतलब क्या होता है, झरना होता है। लोधा घाघ, बूढ़ा घाघ, जलप्रपात, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो घाघ का मतलब झरना होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है तातल और हेमाल काव्य के लिखल है। तातल और हेमाल यह एक कविता संग्रह है, और इस कविता संग्रह को शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें से कुल 25 कविताओं का संग्रह है ना, कुल 25 कविताओं का संग्रह है, जिसको लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। तातल और हेमाल इसका नाम है। तातल मतलब होता है गर्म, और हेमाल का मतलब होता है ठंडा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि बुध खाए संसार के पहले हतै, तो खीस खाए कपार और बुध खाए संसार। कहावत आपने बचपन से सुना होगा कि जो व्यक्ति चिड़चिड़ा सा रहता है वो सब कुछ अपना नष्ट कर लेता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो संसार में राज करता है ना। तो कुछ उसी प्रकार से है कि खीस खाए कपार, कि अगर आप चिड़चिड़ा सा करेंगे तो सब कुछ नष्ट कर लेंगे आप अपना। और बुध खाए संसार, और जिसके पास बुद्धि विवेक है वो व्यक्ति संसार में अपना कह सकते हैं कि झंडा गाड़ देता है और वो अपना राज करता है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खंडहर के लेल कौन शब्द उखरवल जा है। खंडहर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको इसका आंसर देना है, और उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर जरूर लिख पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे शब्द को पढ़ा होगा। और हो सकता है कि अगर आपने डिंडाक डोबानी काव्य पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर डिंडाक डोबानी काव्य को अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।